Good morning, students. Students, yesterday we were discussing about food security in India, and in that we have discussed about FCI, food security of India, and then we have discussed about PDS system. Then we have discussed about MSP. We have discussed about BPL category and APL category. And now let us move towards the each district and block can be made self-sufficient in food grain production if government provides proper agricultural production infrastructure, credit linkage, and also encourages the use of latest techniques. हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लॉक सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें क्रेडिट लिंकेज भी और उनको एनकरेज भी करे कि वो लेटेस्ट टेक्निक को यूज़ करें. इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन राइस और वीट, द फूड क्रॉप्स विद बेटर. सिर्फ वीट और राइस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डाल के उसके प्रोडक्शन को ना बढ़ा के कुछ और दूसरी चीज़ों को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. Growth potential in that particular area must be encouraged. Creation of necessary infrastructure like irrigation facilities, availability of electricity, etc. may also attract private investments in agriculture. So the focus on increasing food grain production, which should be on a sustainable basis, and also free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in rural areas. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फोकस करेंगे और ग्रेन्स को इतना ज़्यादा उगाएंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और पॉवर्टी कम हो जाए. देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, vegetables, oil seeds and industrial crops. This has led to the reduction in net sown area under cereal and pulses. विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जैसे जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, द डिक्लाइन फूड प्रोडक्शन पुट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द कंट्रीज फ्यूचर फूड सिक्योरिटी. द कॉम्पिटिशन फॉर लैंड between non-agricultural uses such as housing etc. and agriculture has resulted in reduction in the net sown area. अब कंपटीशन हो गया है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में ज़्यादा ज़मीन यूज़ हो रही है, जैसे कि हाउसिंग में, रोड्स में, फ्लाईओवर्स पे, ब्रिजेस पे और चीज़ों में, और एग्रीकल्चर में कम, जिससे कि नेट सोन एरिया कम होता जा रहा है. दिस प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स which once showed dramatic result are now being held responsible for degrading the soil. ये यूज़ करके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये हमारा ड्रामेटिक चेंज रिजल्ट तो दिखाते हैं प्रोडक्शन में, लेकिन ज़मीन को डिग्रेड कर दिया है. पीरियोडिक स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज़ लेड टू रिडक्शन इन एरिया अंडर इरीगेशन. inefficient water management has led to water logging and salinity. Now let's move further and let's see. वन इम्पॉर्टेंट रीज़न, इसके पीछे एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है इज़ लैंड डिग्रेडेशन. ये फ्री पावर टू अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैज़ एनकरेज दैम. सबसे ज़्यादा कुछ फार्मर्स को फ्री पावर दे दिया गया है, जिससे उनको एनकरेजमेंट मिल गई है टू पंप, कि वो ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर लें टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन लो रेनफॉल एरिया. फॉर एग्जाम्पल राइस इन पंजाब, शुगर केन इन महाराष्ट्र. दिस अनसस्टेनेबल पंपिंग हैज़ रिड्यूस्ड वाटर स्टोरेज इन एक्वाफर्स. Consequently, many wells and tube wells have run dry. और इसी का रिजल्ट निकला कि आजकल बहुत सारे ट्यूब वेल्स ड्राई हो चुके हैं. दिस हैज़ पुश्ड द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ कल्टिवेशन. द बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूब वेल्स स्टिल हैव वाटर. अब बड़े जो किसान हैं जिन्होंने बहुत गहरे तक ट्यूब वेल्स लगा रखे हैं, उनके पास तो पानी है, बट मैनी अदर फेस अ वाटर क्राइसिस. इन एडुकेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ also act as a disincentives to the farmers. Thus the farmers are badly affected by uncertainties of production and market. They suffer from a double disadvantage as they pay high price for input such as HYV seeds, fertilizers etc. but lack the bargaining power to fix price in their favor. So all the production reaches the market. जितना भी production market में जाता है साइमल्टेनियसली सारा का सारा एकदम से मार्केट में भेजना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है. द हायर द सप्लाई, अब उससे क्या होगा, सप्लाई एकदम से ज़्यादा हो जाएगी, द लोअर द डिमांड, तो डिमांड कम हो जाएगी, एंड दिस कॉज डिस्ट्रेस सेल, और जिससे सेल भी कम हो जाएगी.
Therefore, there can be no food security without the security of small farmers. इसलिए food security हो ही नहीं सकती जब तक small farmers को हम secure नहीं करेंगे. Now, what is the impact of globalization on agriculture? Globalization is not a new phenomena. ये एक नया phenomena नहीं है. It was there at the time of colonization. In the 19th century, when European traders came to India, at the time too, Indian spices, they were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export from India. Spices तो हमारे old age फेमस है इंडिया के पूरे वर्ल्ड में, और तब से लेकर आज तक ये मेन आइटम्स हैं इंडिया से एक्सपोर्ट के. During the British period, cotton belts of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. Cotton textile industry in Manchester and Liverpool flourished ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन. इसीलिए ही वो फ्लरिश की क्योंकि वहाँ पर तो कॉटन है नहीं, लेकिन यहाँ से बेस्ट क्वालिटी की कॉटन वहाँ पर गई. You have read about the Champaran movement which started in 1917 in Bihar, and this was started because farmers of that region, they were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industry which were located in Britain. हमने ये अब नेशनलिज्म इन इंडिया में 3rd चैप्टर में पढ़ा था चंपारण मूवमेंट, क्योंकि वहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती बोला गया था इंडिगो उगाने के लिए, और जो कि एक ब्लू कलर का पाउडर बनता था जिससे जो कपड़ा डाई करने के काम आता था. They were unable to grow food grains to sustain their family. But under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of highly subsidized agriculture in those countries. क्योंकि वहाँ पर तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, पर हमारे कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है. इसलिए हमारे देश के फार्मर्स जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना कर रहे हैं, चैलेंज का सामना कर रहे हैं. टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इट्सेल्फ एट द क्रॉस रोड. बिल्कुल जैसे सड़क से साइड पे मानते हैं इंडियन एग्रीकल्चर. टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. The Green Revolution promised much. Green Revolution एक स्टेप था, एक प्रमोटिंग एक प्लस स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को दिया गया, जिससे फूड प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज़ हुआ था. बट टुडे इट इज़ अंडर कंट्रोवर्सीज. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemical, drying aquifers and vanishing biodiversity. The keyword today is Gen Revolution, which includes genetic engineer. Now, because of MSP, because of subsidy, the farmers, they started growing rice and wheat only, and because of that, they started using heavy dose of chemicals, and because of that only the land has been degraded. Now let us see. In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides. Hence it does not affect environment in a negative manner. इसलिए ज़रूरत होगी अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की. A few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holding that grow smaller and smaller as the population rises. India's rural population is about 600 million, which depends upon 250 million. सिर्फ 250 मिलियन हमारी ज़मीन है हेक्टेयर, और किसान है 600 मिलियन. एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन. तो एक आदमी के हिस्से में केवल आधे हेक्टेयर से भी कम आती है. इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न. इसलिए उनको अपना क्रॉपिंग पैटर्न बदलना चाहिए फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स. दिस विल इंक्रीज इनकम, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी, एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली. Because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba, they need much less irrigation than rice or sugarcane. So India's diverse climate can be harnessed
to grow a wide range of high value crops. So this is all in this chapter. I hope that you must have understood the concept of agriculture. If any doubt is there, we will be discussing in the class. So this is all for the day. Thank you and enjoy your day.